हेलो माय फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई का और अपनी स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 8 और 9 जून को जो भी पीआईबी में इम्पोर्टेंट अपडेट्स रहे हैं, मतलब 8 की नाइट से और आज 9 जून को जो भी अपडेट रहे हैं पीआईबी में विभिन्न मिनिस्ट्रीज के द्वारा, उनमें जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनको स्टैटिक से जोड़कर एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हम इसमें करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जो पहला जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है राज्य वित्त आयोग के लिए डेटाबेस एक समिति रिपोर्ट जारी की गई थी। चर्चा में इसलिए था क्योंकि 8 जून 2026 थी। 8 जून 2026 को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑफ डाटा सेट्स और स्टेट फाइनेंस कमीशंस पर एक आधिकारिक विमोचन किया। मतलब राज्य वित्त आयोगों के लिए एक डेटा सेट तैयार किया। किसने? प्रमुख आर्थिक जो सलाहकार हैं उन्होंने ये प्रस्तुत की। डीवी जो अनंत नागेश्वरन है उन्होंने किस समारोह में? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा एक आयोजित किया गया समारोह था। क्योंकि पंचायती राज के बारे में कुछ देखें, वो संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए पंचायतों के बारे में, तो उसकी अगर बात करें तो जो आर्टिकल 243 आई है वो पंचायतों के लिए, और जो 243 वाई जो है वो नगर पालिकाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य के वित्त आयोग का गठन करना कंपलसरी करता है। मतलब राज्यों के लिए जो पंचायतों के लिए वित्त आयोग आर्टिकल 243 वाई, और वाई जो है 243 वाई जो है वो नगर पालिकाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग। जो सेंटर का जो वित्त आयोग है ना, वो किस आर्टिकल के तहत आता है? वो आता है आर्टिकल 280 280 के तहत आता है। राज्य केंद्रीय का जो वित्त आयोग होता है। इसके अलावा नवंबर 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता के लिए राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में चिंता जताई गई कि अधिकांश जो एसएफसीज हैं वो स्थानीय सरकारों की वास्तविक राजकोषीय स्थिति, जनसांख्यिकी एवं सेवा वितरण का सटीक एवं विखंडित डेटा प्राप्त नहीं होता। ये जो राज्य वित्त आयोग है ना राज्य के, उनको क्या होता है, एक तो सटीक डेटा प्राप्त नहीं होता, मैक्सिमम को कुछ सटीक डेटा प्राप्त नहीं होता राजकोषीय स्थिति का, जनसांख्यिकी का, और ये टूटा फूटा या डिसएग्रीगेटेड जो डेटा प्राप्त होता है। ये किसने? राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में चिंता जताई गई थी नवंबर 2026 में, नवंबर 2024 में, जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनके अध्यक्षता में। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट थी इसमें कुछ सुझाव भी दिए गए कि जो डेटा मानकीकरण है, स्टैंडर्डाइजेशन एवं जो प्रणालियों का जो अंतर है, संचालनीयता, इंटरऑपरेटेबिलिटी जो है, और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के रोड मैप की वकालत भी करती है ये रिपोर्ट। मतलब डेटा मानकीकरण और अंतर संचालनीयता प्रणालियों में, विभिन्न प्रणालियों के बीच में, मतलब इंटरऑपरेबिलिटी। वहीं स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक क्षमता निर्माण को भी सुदृढ़ करने के लिए रोड मैप की वकालत करती है ये रिपोर्ट। इसके अलावा अगर मेंस की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो देखें, कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन, तो यह है कि यह जो विषय है ना, राजकोषीय संघवाद, फिजिकल फेडरेशन एवं जमीनी स्तर पर वित्तीय विकेंद्रीकरण, जिसको बोलते हैं फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन, को मजबूत बनाने के लिए एक प्रमाणित केस स्टडी के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन सा विषय? ये जो डेटाबेस है जो पंचायती राज मिनिस्ट्री के तहत जो जारी किया गया है अनंत नागेश्वरन जी के द्वारा। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक जो था 8 जून का, वो था रक्षा अलंकरण समारोह आयोजित किया गया 2026 का। चरण फर्स्ट जो था उसमें वीरता पुरस्कार वितरित किए गए। 8 जून को राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति जी जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो थी, उन्होंने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जो सीएपीएफ है उनके जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। क्योंकि ये जो युद्धकालीन पुरस्कार है दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक युद्ध के टाइम पे जो दिए जाते हैं, एक जो शांतिकालीन जो पुरस्कार होते हैं। शांतिकाल में आते हैं अशोक चक्र, कीर्ति और शौर्य चक्र, जो आतंकवाद विरोधी अभियान, आपदा के अदम्य साहस के लिए प्रदान किए जाते हैं। वहीं जो वीर युद्धकालीन पुरस्कार है उनमें वीर होगा, तीनों में पहले बात तो वीर लगा होगा। पहला परम, महा और वीर। तो परमवीर, महावीर और वीर चक्र के नाम से दुश्मन के सामने वीरता के लिए प्रदान किए जाते हैं। कौन से? युद्धकालीन जो ये जो पुरस्कार हैं।
उनके लिए अगर संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। अतः संप्रभु तो सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार उसी के द्वारा दिए जाते हैं। आंतरिक सुरक्षा की बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी खंड के तहत देश के सुरक्षा बलों के मनोबल एवं उनके योगदान एवं सीमा प्रबंधन की चुनौतियों के विश्लेषण के लिए यह संदर्भ मतलब इस तरीके के पुरस्कार बहुत ही अपना महत्व रखते हैं। इसके अलावा जो फिलीपींस में जो भूकंप आया है 7.8 मैग्नीट्यूड का, उसके बारे में भी कुछ अपडेट आई है। 8 जून 2026 को फिलीपींस में दक्षिणी द्वीप जो मिंडनाओ द्वीप है उसमें एक तीव्र भूकंप दर्ज किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने मतलब जो अपने पीएम थे उन्होंने इस पर गहरा दुख व्यक्त किया और फिलीपींस की हर संभावनाओं में सहायता की प्रतिबद्धता भी जताई। अब इसके बारे में कुछ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें तो मिंडनाओ द्वीप है ना, वो फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा एवं दक्षिणी मुख्य द्वीप है, दक्षिण में स्थित, दक्षिण में तो मुख्यतः, और फिलीपींस का दूसरा सबसे जो बड़ा द्वीप है मिंडनाओ वो। तो इसके जो नॉर्थ साइड में जो द्वीप है ना फिलीपींस का, उस द्वीप का क्या नाम है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि ये हाँ और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सीधा पहुंच लेगा मिंडनाओ द्वीप, आगे देश का नाम दे देगा, तो इसको मैचिंग करो, मैचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। तो याद रखना मिंडनाओ द्वीप ये चर्चा में आ गया। इसके अलावा रिंग ऑफ फायर का ये पार्ट है, दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंप ज्वालामुखी क्षेत्र रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यह पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट के मिश्रण कन्वर्जन से बना है। मतलब एक साइड से पैसिफिक जो प्रशांत प्लेट आएगी, एक फिलीपींस प्लेट, और एक साइड से यूरोप और एशिया की प्लेट, ये तीनों जहां पे मिलती है वहां पे बनता है ये जो रिंग ऑफ फायर है। इसके अलावा भूकंप आते क्यों है? भूकंप आते हैं प्लेटों के आपस में टकराने से, और नियमित गहरे एवं सुनामी का खतरा, मतलब समुद्र में जो गहरे लगभग 7 से भी ज्यादा मैग्नीट्यूड के जो भूकंप आते हैं ना, सुनामी का खतरा भी बनते हैं। आर्मेनिया के संसदीय चुनाव, नेक्स्ट जो टॉपिक था आर्मेनिया के जो चर्चा में था वो था आर्मेनिया के चुनाव थे, संसदीय चुनाव, और इसी में भारत की आर्मेनिया के साथ रक्षा कूटनीति की भी बात की गई। चर्चा में तो इसीलिए था क्योंकि हाल ही में वहां पर क्या हुई है, संसदीय चुनाव में निकोल पासिनियन की सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी को बहुमत मिलने पर भारत सरकार की ओर से आधिकारिक बधाई संदेश भेजा गया। द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई। अब भारत और ये जो आर्मेनिया है इनके संबंधों की बात कर ले तो पहली बात आर्मेनिया की बात करें तो आर्मेनिया की जो बॉर्डर है वो आप इस मैप में देख सकते हो, बहुत से कई सारे राष्ट्रों से मिलती है। आर्मेनिया अजरबैजान से लगती है, ईरान से लगेगी। इसके अलावा इसकी भू राजनीतिक अवस्थिति के बारे में, आर्मेनिया दक्षिण काकेशस जो क्षेत्र में स्थित एक भूमि मतलब लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी सीमाएं तुर्की से मिलती हैं, जॉर्जिया से, अजरबैजान, ईरान से लगती है, मतलब 4 देशों से लगती है। तुर्की से, जॉर्जिया, अजरबैजान और ईरान 4 देशों से लगती है। इसके अलावा रक्षक उनके यहाँ भी एक बात याद रखने की बात है, कई बार स्टेटमेंट ऐसे दे जाता है कि आर्मेनिया जो है, आर्मेनिया है इसकी जो सीमा है ना उसे लगती है कैस्पियन सी से लगती है, नहीं तो इसकी कैस्पियन सी से नहीं लगती, ये क्या है लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके अलावा रक्षा कूटनीति की भारत के साथ बात करें, आर्मेनिया के संबंध में तेजी से रणनीतिक परिवर्तन हुए हैं। भारत ने अपनी रक्षा कूटनीति को एक नया आयाम देते हुए आर्मेनिया को पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर है ना, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एवं अन्य बहुत सारे जो हथियार हैं वो निर्यात किए हैं किसको, आर्मेनिया को, तो पिनाका। इसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करें आर्मेनिया के साथ तो भारत के लिए आर्मेनिया अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, देखो 2024 का PYQ पूछा गया था इस INSTC के बारे में, तो उसकी विस्तार एवं मध्य एशिया तक भारत की पहुंच के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो ये भारत के लिए एक INSTC जो गलियारा अंतरराष्ट्रीय उत्तर से दक्षिण के परिवहन गलियारे को जोड़ने के लिए भी आर्मेनिया की अपनी एक सामरिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो चर्चा में रहा जिसके बारे में कुछ अपडेट्स आई थी वो थी RINL विशाखापत्तनम स्टील प्लांट है, उसमें औद्योगिक दुर्घटना हुई। 8 जून 2026 को आंध्र प्रदेश में एक विशाखापत्तनम स्टील प्लांट है, उसमें स्टील मेल्ट शॉप फर्स्ट में एक गंभीर विस्फोट हुआ। इस्पात मंत्रालय ने तत्कालीन संज्ञान लेते हुए सेल में विशेषज्ञ अधिकारियों की 3 संसदीय स्वतंत्र जांच गठित की। आपदा प्रबंधन, मतलब ये जो टॉपिक है ना वो किससे जुड़ता है, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ता है। और कुछ स्टैटिक की बात करें तो जो राष्ट्रीय इस्पात
निगम लिमिटेड है, भारत का पहला तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र है। इसकी तटीय अवस्थिति के कारण इसे कच्चे माल के आयात के लिए एवं तैयार उत्पादों, जो तैयार उत्पाद है, प्रोडक्ट्स है, उनके निर्यात के लिए लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा लाभ भी मिलता है। डिजास्टर मैनेजमेंट से ये जुड़ता है, ये जो आपदा हुई है, ये औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा प्रोटोकॉल एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है एनडीएमए ने औद्योगिक आपदा दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की और आवश्यकता को भी निर्देशित किया है। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे देखो औद्योगिक मानक, सुरक्षा मानक क्या क्या है, एनडीएमए की भूमिका क्या है, तट आधारित इस्पात संयंत्र, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक जो चर्चा में रहा, ये नोजून मतलब नोजून का, वो था भारत ओमान विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा के बीच में एमओयू हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब समझौता। 9 जून 2026 को भारत सरकार एवं ओमान सल्तनत के बीच में विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जो उसको आधिकारिक मंजूरी दी गई। ये दोनों देशों के बीच हरित एनर्जी मतलब ग्रीन एनर्जी एवं ग्रिड कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। जो रणनीतिक भागीदारी क्या थी, ओमान की जो खाड़ी है, ओमान से लगी हुई ओमान की खाड़ी में भारत का सबसे पुराना एवं रणनीतिक रक्षा व ऊर्जा भागीदार है। भारत किसका, ओमान का सबसे पुराना स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एनर्जी पार्टनर कौन है, ओमान का भारत है। गल्फ रीजन में, गल्फ रीजन का ओमान की भौगोलिक स्थिति भारत की पश्चिम एशिया एवं समुद्री मार्गों को आसान मतलब पश्चिम एशिया तक पहुंचने में जो ओमान की भूमिका है ना वो महत्वपूर्ण है। उसके अलावा OSOW को क्यों विजन, ये क्या है, OSOWOZ विजन मतलब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये भारत ने चलाया था। भारत के एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड विजन के तहत खाड़ी देशों के साथ पनडुब्बी केबल मतलब जल के नीचे से केबल के माध्यम से पावर ग्रिड जो उसको पावर ग्रिड को जोड़ना एक दीर्घकालिक रणनीति का लक्ष्य है। किस क्या सा लक्ष्य है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसके तहत पनडुब्बी केबल किसके साथ, जो खाड़ी देश है उनके साथ। भारत के हितों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव एवं ऊर्जा सुरक्षा बुनियादी ढांचा के अंतर्गत ये टॉपिक है, जो कि एनर्जी वाला टॉपिक तो वैसे ही चाहे प्री हो या मेंस हो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हाइपोक्सिया की बात कर रहा है, अरब महासागर में हाइपोक्सिया जो न्यूट्रिएंट लोडिंग, इसका मतलब क्या है, ये चर्चा में क्यों था, 9 जून 2026 को जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ EFCC जो है, उसके तहत अनुसंधानकर्ताओं ने अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में बढ़ते हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, जल में क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे दम घुटने की स्थिति हो जाती है। तो जो हाइपोक्सिया है तटीय क्षेत्रों में न्यूट्रिएंट लोडिंग की एक चिंताजनक वैज्ञानिक डेटाबेस तैयार किया है। यह मानसून की शुरुआत के साथ और तीव्र होता जा रहा है। ये मतलब इनमें रिलेशन देखो, पोषक लोडिंग, यूट्रोफिकेशन और हाइपोक्सिया। सुपोषीकरण हो गया। पहले क्या होगा, धीरे धीरे कोई भी जल स्रोत है उसमें धीरे धीरे पोषक तत्व आएंगे नदियों के साथ बहकर या फिर मानव के द्वारा। तो धीरे धीरे वहां पे वनस्पति इतनी ज्यादा विकसित हो जाएगी कि मतलब कि पूरे जो जल स्रोत है उसको ढक लेगी, अच्छे से ढक लेगी। तो क्या होगा, वहां पे जो जीव होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, उनके अपघटन के लिए ऑक्सीजन की डिमांड, जो चूंकि जल में ऑक्सीजन तो लिमिटेड था, अब पौधों की संख्या बढ़ जाएगी, पौधों को ऑक्सीजन चाहिए। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों के अपघटन के लिए धीरे धीरे क्या होता है, जल की पोषक तत्व तो बढ़ जाती है, पोषकता तो बढ़ जाती है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होने लगती है। और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी आएगी, हाइपोक्सिया में बदल जाती है, जिससे दम घुटने से या फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवों की मृत्यु तक हो सकती है। यह जल निकायों में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की मात्रा को अत्यधिक बढ़ा देता है। मतलब नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, मैंने बोला ना, वहां पे पोषक तत्व तो बढ़ जाएंगे, लेकिन यूट्रिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यूट्रिफिकेशन वही पोषक तत्व बढ़ने के कारण ये जो जलीय स्रोत है उनमें हरियाली के ये छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, ये बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसमें शैवाल प्रस्फुटन होता है। वे अपनी पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को 2 mg/लीटर से भी नीचे गिरा देते हैं, जिसको हाइपोक्सिया कहते हैं। यदि पानी में जो घुलनशील ऑक्सीजन है वो 2 मिलीग्राम mg/लीटर से भी कम है, 1 लीटर में 2 mg से भी कम है, तो उसको हाइपोक्सिया की स्थिति बन जाती है।
जो कि सागरों में एक अनूठा चक्र बन जाता है। बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में लवणता एवं विवर्तनिक प्रभाव भिन्न होते हैं। हाल ही के वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग एवं चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति के कारण अरब सागर में ऑक्सीजन न्यून क्षेत्र, ऑक्सीजन मिनिमम जोन, जिसको OMZ में तेजी से विस्तार हो रहा है, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, मत्स्य पालन उद्योगों के लिए बड़ा खतरा है। ये बे ऑफ बंगाल में और अरब सागर दोनों में लवणता के चलते और जो विवर्तनिक प्रभाव होते हैं, इसमें चक्रवात भी जिम्मेदार है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय कॉर्पोरेट डेटाबेस, कॉर्पोरेटिव डेटाबेस द्वितीय चरण लाइव, और उसका सेकेंड चरण वो लाइव हुआ है। इसके बारे में चर्चा में इसलिए था क्योंकि सहकारिता मंत्रालय 9 जून 2026 को सभी प्राथमिक कृषि साख समितियों की बात करें तो कॉर्पोरेट सोसाइटीज के सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए राष्ट्रीय कॉर्पोरेटिव डेटाबेस के उन्नत द्वितीय चरण का पालन शुरू किया है। संवैधानिक दर्जे की बात करें तो कोऑपरेटिव सहकारी का जो मंत्रालय है उसकी बात करें तो जो सहकारी समितियां हैं ना, उनको 97वें संविधान संशोधन 2011 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था और आर्टिकल 19(1)(c) मतलब मौलिक अधिकार जोड़ा गया। तो मौलिक अधिकारों में सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार। वहीं DPSP में 43B जोड़ा गया था, जो भाग 9B 243Z(S)(2) 243Z(T) शामिल किया गया था। 97वें संविधान कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज यहाँ पे हो गई कि DPSP में क्या जोड़ा गया था, फंडामेंटल राइट में क्या जोड़ा गया था। इसके अलावा आर्टिकल 243 भाग 9B जोड़ा गया। ये सारी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हमने कर ली। इसके अलावा पैक्स जो है, प्राथमिक कृषि साख समितियां जो है, वो भारत के त्रिस्तरीय ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना की सबसे निचली एवं जमीनी कड़ी हो गई। डेटाबेस का डिजिटलीकरण ग्रामीण क्षेत्रों के वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। तो प्राथमिक कृषि साख समितियां है ना, वो त्रिस्तरीय मतलब जो स्थानीय स्तर है उस पर सहकारी ऋण संरचनाओं की जमीन से जुड़ी हुई है। निचली सबसे निचली कड़ियां परीक्षा प्रासंगिकता की परीक्षा, अपनी जो परीक्षा होगी ना एग्जाम, उसमें ये प्रासंगिक इसलिए क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से आर्थिक नीतियों में हस्तक्षेप, समावेशी विकास जैसे सिद्धांतों, विश्लेषण एवं डेटाबेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ MCQs की बात करें, कुछ MCQs देखते हैं। अब इन जो टॉपिक्स है उनके बेस पर कुछ क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हैं। राज्य वित्त आयोग की बात करें, स्टेट फाइनेंस कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जो आई राज्य में राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग गठित करने का संवैधानिक विवेक देता है, संवैधानिक विवेक देता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह आयोग केवल ग्रामीण स्तर, गलत, केवल ग्रामीणों के लिए तो आई है, जबकि हमने वाई भी पढ़ा था। यहीं से देख लो, यहीं से आंसर आया। वाई होता है जो नगरीय नगर पालिकाओं के लिए भी है। शहरी निकायों के लिए संसद के द्वारा पृथक प्रावधान नहीं, इसी के तहत है। तो ये स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 सही हो गया। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राज्य वित्त आयोग के लिए डेटाबेस के मानकीकरण एवं साझाकरण के सुधार हेतु एक आधिकारिक रिपोर्ट जारी की गई। ये हमने डिस्कस कर ही ली। तो स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, यानी 2 कथन सही है, तीसरा कथन गलत है, क्योंकि शहरी निकाय के लिए भी हमने 243 वाई जो पढ़ाई था। इसके अलावा मैं जो डिस्कस कर रहा था कि एक साइड में चर्चा में स्थान क्यों, किस देश से संबंधित है, इस तरीके का क्वेश्चन भी है। देखो जैसे मिंडनाओ, इसका संबंधित क्षेत्र फिलीपींस, दक्षिण काकेशस अर्मेनिया, विशाखापट्टनम तट जो आंध्र प्रदेश, यानी हम तीनों ने पढ़ा है। इन तीनों को पढ़ा है कि तीनों बिल्कुल एकदम सही हैं, तीनों एक दूसरे से। ये मिंडनाओ फिलीपींस में, दक्षिण काकेशस अर्मेनिया और विशाखापट्टनम तट आधारित इस्पात संयंत्र जो आंध्र प्रदेश में है। तो इसमें सी आंसर आ जाएगा। तीनों कथन बिल्कुल सही है, तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो ये देख, ये हमारा 8 तारीख यानी 8 जून और 9 जून का फुल डिस्कशन रहा। उम्मीद है आपको डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप शॉर्ट नोट्स भी या तो बना रहे होंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, 10 जून के एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।